बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के फार्मूलेज डेवलप किए थे। जब हम एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरे में जाते हैं तो जो नए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे फार्मूले बनते हैं कर्ल का, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, तो उनको हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जनरल यानी कि अगर हम एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, चाहे वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, पैराबोलिक है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इन जनरल उसके लिए हमने ये फार्मूला बनाया था। ये ग्रेडियंट जो है वो 1/h1 एंड ये सारा इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। और इसी तरह जो है डेल डॉट ए डाइवर्जेंस जो है उसका ये फार्मूला बना था, और इसी तरह कर्ल का और लेप्लाशियन का। तो बेसिकली ये हमने जनरल फार्मूला बनाया था, यानी कि अब हमने फॉर एग्जांपल अब अगर हम स्फेरिकल में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे h1 h2 h3 स्फेरिकल में जो इसकी वैल्यूज़ हमने कंप्यूट की हुई हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, और तो ये हमारा जो फार्मूला ये उसमें चला जाएगा स्फेरिकल में। और अगर हम यहाँ पे h1 h2 h3 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में से वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये जो फार्मूला ये हमारा उसमें चला जाएगा। और यहाँ पे E1 E2 E3 की वैल्यूज़ भी पुट करेंगे उसी तरह। तो यानी कि हम इन जनरल फार्मूला से हम किसी भी अपने रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है एक्सप्रेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दी क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल और लेप्लाशियन को हमने उसमें ज़ाहिर करना है। तो हम इन्हीं फार्मूलाज में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमने कंप्यूट की थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने जो है ये वैल्यूज़ h1 h2 h3 की वैल्यूज़ हमने सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और भी 3-4 सिस्टम के लिए कंप्यूट की थी। तो अगर हमने इसको सिलेंड्रिकल में शिफ्ट करना है तो हम हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, फाई और जी। तो u1 जो है वो यहाँ पे रो के इक्वल होगा, u2 फाई के, और u3 जो है वो z के इक्वल। और इसी तरह हमने e1 को e रो और u2 को e फाई और e3 को हम e z से रिप्रेजेंट करते हैं। h1 को हम h रो, क्योंकि यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3, तो h2 जो है वो h फाई के इक्वल है और h3 जो है वो h z के इक्वल है। तो हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं अपने प्रीवियस फार्मूलाज में पुट करेंगे। तो h1 की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, h2 की जगह पे हम रो पुट करेंगे और h3 की जगह पे 1 पुट करेंगे। और e1 की जगह e रो, e2 की जगह e फाई और e3 की जगह पे e z। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो इसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल रो, ई रो प्लस 1/रो, पार्शियल फाई बाय पार्शियल फाई, ई फाई एंड पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी ई जी। तो इसी तरह जब हमने ये डाइवर्जेंस कंप्यूट करना है तो हम यही वैल्यूज इधर पुट करेंगे, h1 की वैल्यू, h2 की वैल्यू, h3 की वैल्यू, वो 1 रो 1, और इसी तरह हम यहाँ पर h2 h3 की वैल्यू और a1 वेक्टर। तो a वेक्टर जो है वो इक्वल होता है a1, यहाँ पे पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो ए वेक्टर जो है वो a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3 के इक्वल है। तो a1 जो है वो a रो के इक्वल, a2 a फाई के, और a3 जो है वो a जी के इक्वल होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, a1 की जगह a रो, a2 की जगह a फाई और a3 की जगह पे e जी, और h1 की जगह पे 1, h2 की जगह पे रो और h3 की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो डाइवर्जेंस है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका ये फार्मूला बन जाता है, 1/रो पार्शियल बाय पार्शियल रो रो a फाई एंड सो ऑन। और यहाँ पे उसने इसको जो है वो यानी कि सिंप्लीफाइड मतलब इस एक्सप्रेशन में लिख ली है। आप इसको इस एक्सप्रेशन में भी रहने दें तो एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह हमने
कर्ल फाइंड करना है, तो कर्ल फाइंड करने के लिए हम दोबारा ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी h1 h2 h3 की, तो ये वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे। तो h1 की वैल्यू जो है वो 1 है, h2 की वैल्यू रो, और h3 की वैल्यू 1, और इसी तरह यहाँ पर e1 की जगह ई रो, e2 की जगह पे e5 और e3 की जगह पे ez आ जाएगा। और u1 जो है वो हमारा रो के इक्वल है u2 फाइव के, u3 z के, तो यहाँ पर u1 u2 u3 की वैल्यूज़ भी रिप्लेस करेंगे। और इसी तरह a1 की जगह ए रो, a2 की जगह a5 और a3 की जगह पे az रिप्लेस करेंगे। और h1 h2 की वैल्यू सिमिलरली पुट करेंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। तो जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है हमने, तो फॉर एग्जांपल हम इसको फर्स्ट अगर रो से एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले ई रो करेंगे, तो फिर हमने इस ऑपरेटर को इस ए जी के ऊपर अप्लाई करना है, फिर माइनस इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा पार्शल ए जी बाय पार्शल फाई। और इसी तरह ये पार्शल रो ए फाई और बाय पार्शल जी के इक्वल आ जाए। और इसी तरह हम इससे फिर करेंगे कंप्यूट, और फिर इससे कंप्यूट करेंगे। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ यानी फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कर्ल है ए वेक्टर का इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह हमने लैप्लाशियन का फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। लैप्लाशियन के फार्मूले में हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे h1 h2 h3 की। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास उसका ये एक्सप्रेशन आ जाता है 1/रो, सॉरी, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे h2 h3 h1 की, यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये सिंपल रो 1 वगैरह वैल्यूज़ सारी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो लैप्लाशियन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका ये एक्सप्रेशन आता है। तो इसी तरह जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल में कंप्यूट किया है, इसी तरह हम जो है इन सारे एक्सप्रेशंस को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने दो कंप्यूट करने के लिए कहा, ये कर्ल का और लैप्लाशियन का। तो जैसा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा और फाई के इक्वल होते हैं। और हमने एच वन और h2 कंप्यूट किया था पहले किसी लेक्चर में। तो h1 1 के इक्वल आता है, h2 जो है वो r के इक्वल, और h3 जो है वो r साइन थीटा के इक्वल आता है। तो डेल क्लास ए कंप्यूट करने के लिए इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, h1 की जगह 1, h2 की जगह r, h3 की जगह पे r साइन थीटा, और इसी तरह h1 e1 की जगह पे हम h1 की जगह 1 आ गया, e1 को हम ई आर लिखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है r, दूसरा कोऑर्डिनेट है थीटा और तीसरा फाई, तो उस लिहाज से r थीटा और फाई, और h1 h2 h3 की वैल्यूज़। और इसी तरह u1 की जगह पे हमने जो है वो r पुट करना है, u2 की जगह पे थीटा और u3 की जगह पे फाई, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दोबारा डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे इसका, रो 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो रो 1 को एक्सपेंड करने के बाद इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप इसको पहले लिख दें इसको बाद में। तो ये ऑपरेटर्स हैं, इनको इनके ऊपर अप्लाई करना है, यानी इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, जो भी इधर पार्शियल जिस लिहाज से भी आ रहा है, तो उस लिहाज से डेरिवेटिव। तो इसलिए इन टर्म्स को हम बाद में लिखते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आर साइन थीटा ए फाई। इसको पहले नहीं लिखना आपने, कि जिस तरह आमतौर पर डिटर्मिनेंट निकालते वक्त हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस तरह लैप्लाशियन फाइंड करने के लिए हम ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम इधर पुट करेंगे h1 h2 h3 की। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका लैप्लाशियन का। और इसी तरह जो है कहता है राइट लैप्लाशियन इक्वेशन इन पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने ये जो चारों इक्वेशंस हमने ऊपर लिखी हैं, कर्ल की, डाइवर्जेंस की, लैप्लाशियन की या ग्रेडियंट की, तो हमने जो h1 h2 h3 कंप्यूट किए हैं, जस्ट इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको हम उन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और हम अपने वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपली वही तरीका है कि हमने h1 h2 h3 की वैल्यूज़ पुट करनी है।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो लेप्लास इक्वेशन जो है, लेप्लाशियन को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो ये लेप्लास इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब इसकी जगह हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे, तो उसके बाद हम यू स्क्र प्लस वी स्क्र से बोथ साइड इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इधर जाके ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी तरह आप ये हीट इक्वेशन में, कंडक्शन इक्वेशन में अगर हमने इसको फाइंड करना है इन इलेप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपने इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो H1 H2 की वैल्यूज़ आती हैं और H3 की, तो वो आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। तो जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपली। तो इस एक्सप्रेशन को जस्ट इधर पुट कर दें तो ये आपकी जो है ये हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है वो इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम टेंसर्स का पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये पिछले चैप्टर में क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम इसका आइडिया जो है, कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम रीड कर लेते हैं। तो शो दैट द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डी एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन पी इक्वल टू 1 to 3 एंड क्यू इक्वल टू 1 to 3 एंड दिस इज, इसको हम डेल्टा सॉरी जी पी क्यू डी यू पी और डी यू क्यू, तो इसके इक्वल हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो एक लेक्चर जिसमें मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन किया था, स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन आर्क लेंथ, लेकिन वो था ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अल्फा वन की अल्फा वन के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और अल्फा वन की अल्फा टू के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही है ना, जिस तरह आई जे के होते हैं हमारे पास, तो आई डॉट जे 0 के इक्वल और इसी तरह जे डॉट के 0 के इक्वल और इसी तरह आई डॉट के जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो लेकिन अगर जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ऑर्थोगोनल नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं वो वेक्टर्स, तो अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, तो इसका मतलब इनकी जो आपस में डॉट प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं 0 के इक्वल हो। तो इसलिए ये डी आर का एक्सप्रेशन हमने पहले भी ये कंप्यूट किया हुआ है, ये डिफरेंशियल जो है इसके इक्वल होता है किसी वेक्टर का। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री कह रहे हैं। तो डी एस स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है डी आर डॉट डी आर के। तो ये जब हमने आर्क लेंथ और वॉल्यूम एलिमेंट कंप्यूट किए थे तो ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे देखा था। तो डी आर की डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, यानी इसी वेक्टर की इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ, तो अल्फ़ा वन जो है पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा वन से मल्टीप्लाई होगा डॉट, यानी अल्फ़ा वन के अल्फ़ा टू के साथ डॉट प्रोडक्ट अल्फ़ा वन की अल्फ़ा थ्री के साथ, फिर अल्फ़ा टू की इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी तरह अल्फ़ा थ्री की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ और इसके साथ। तो हमारे पास ये 9 टर्म्स आ जाएंगी, यानी इन 9 टर्म्स की डॉट प्रोडक्ट लिया हमने अगली 3 टर्म्स से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 टर्म्स आ जाएंगी। तो अगर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो ये वाली टर्म 0 हो जाती हैं, अल्फ़ा वन डॉट अल्फ़ा टू, तो ये हम पहले रीड कर चुके हैं। तो ये जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो अब हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कि ये 1 1 1 2 1 3, फिर ये 2 1 2 2 2 3। तो ये अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा है कि पहले हम अगर नेक्स्ट वेरिएबल को देखें तो ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसी तरह फिर बाद वाला जो है वो चेंज होता है 1 2 3 और इसी तरह 1 2 3 और 1 2 3। हम इसको समीशन की फॉर्म में यानी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, वो कैसे कि यहाँ पे 1 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक के लिए हमने p वेरिएबल चूज़ किया और एक के लिए q वेरिएबल चूज़ किया है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, समीशन p इक्वल टू 1 to 3 समीशन q इक्वल टू 1 to 3 g पी क्यू डी यू पी डी यू क्यू। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, पहले हम एक समीशन ओपन करेंगे
उसको ओपन करने के बाद फिर हम दूसरी सबमिशन ओपन करेंगे। तो पहली सबमिशन कैसे ओपन करेंगे, हम क्यू की वैल्यू इधर रखेंगे 1। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। फिर हम क्यू की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस करके, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। फिर क्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ क्यू की जगह 3 और यहाँ क्यू की जगह पे 3 आ जाएगा। यानी कि ये du1 फिर du2 और फिर du3 वाली टर्म्स आ जाएंगी। और फिर हम p को ये 3 टर्म्स आएंगे ना q की वैल्यूज पुट करने से, q1 q2 q3, तो ये 3 टर्म्स आ गई। तो फिर हर तीनों टर्म्स में p आ रहा है, तो फिर हम p की वैल्यू पुट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वापस से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली इतने लंबे एक्सप्रेशन को लिखने से बचने के लिए हम इसको इस समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म और मीट्रिक फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम फंडामेंटली क्वाड्रेटिक फॉर्म या मीट्रिक फॉर्म कहते हैं। और ये जो क्वांटिटीज हैं जी पी क्यू आर कॉल्ड मीट्रिक कोफिशिएंट्स एंड आर सिंबल्स। ठीक है, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि यानी कि α21 इक्वल होगा α1 डॉट α2 के। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें पता है कि वो सिमेट्रिक होती है, यानी कि α1 डॉट α2 कंप्यूट कर लें या α2 डॉट α1 कंप्यूट कर लें, तो ये एक ही बात है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक होती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होती, फिर ये एंटी सिमेट्रिक होगी। तो ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये सिमेट्रिक है। एंड इफ कहता है जी पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर पी इक्वल टू नल क्यू देन द सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो कॉफिशेंट्स हैं ये 0 के इक्वल होंगे जब p इज़ नॉट इक्वल टू q। तो फिर ये सिस्टम जो है ये ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा। इन दिस केस, और उस केस में ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये h1 स्केयर h2 स्केयर और h3 स्केयर आ जाता है। सिमेट्रिक फॉर्म एक्सटेंडेड टू हायर डायमेंशनल स्पेसेस। ठीक है, तो ये हम 8वें चैप्टर में देखेंगे जब हम ये मीट्रिक स्पेसेस वगैरह स्टडी करेंगे। थैंक यू।